हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 22 फॉर क्लास 9th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 27 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम चैप्टर 5 जो हमारा है जीवन की मौलिक इकाई, उसी को कंटिन्यू करेंगे। और आज की वर्कशीट में हम अंतर्ध्रुवीय जालिका के बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट को शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो हम अब एक एक जो हमारी ऑर्गेनली है, ठीक है, कोशिका अंगक है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज की वर्कशीट में हम अंतर्ध्रुवीय जालिका क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ये सब जानेंगे। जिज्ञासा दीदी, कोशिका में अंतर्ध्रुवीय जालिका कैसी होती है और वह क्या कार्य करती है? ज्ञान अंतर्ध्रुवीय जालिका या ईआर क्या है बच्चों, यहाँ पे इंग्लिश में इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इसलिए ईआर लिखा गया है। तो अंतर्ध्रुवीय जालिका झिल्ली से बनी बहुत सारी नलिकाओं का एक बड़ा जाल होता है जो एक आयताकार बैग रूपी पुटिका बना लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये जो है, ये इस तरह की जो नली बन चुकी है, एक जाल बन चुका है, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम अंतर्ध्रुवीय जालिका कहते हैं। क्लियर? उसके बाद देखिए, ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक होती है खुरदरी अंतर्ध्रुवीय जालिका और दूसरी है चिकनी अंतर्ध्रुवीय जालिका। अब हमने जब बच्चों कोशिका का चित्र किया था तो उसमें हमने इसको समझा था कि दो प्रकार की अंतर्ध्रुवीय जालिका है, खुरदरी जिसको हम इंग्लिश में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और चिकनी अंतर्ध्रुवीय जालिका है यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या मतलब है। पहले हम डायग्राम को देखते हैं। आप जो है इन दोनों जो डायग्राम बने हुए हैं, देखिए एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, दोनों में अंतर देख पा रहे हो कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर कुछ इस तरह से डॉट लगे हुए हैं, ऐसे है तो ऐसे ऐसे डॉट लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, ये राइबोसोम हैं जो कि इसके ऊपर उपस्थित होते हैं। जिस अंतर्ध्रुवीय जालिका के ऊपर ये राइबोसोम उपस्थित हैं उसको हम खुरदरी अंतर्ध्रुवीय जालिका कहते हैं, और जिसके ऊपर ये उपस्थित नहीं है उसको हम चिकनी अंतर्ध्रुवीय जालिका कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद देखिए, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या खुरदरी अंतर्ध्रुवीय जालिका है, उसकी झिल्ली पर छोटे छोटे कण लगे होते हैं जिन्हें राइबोसोम कहा जाता है, जिनकी वजह से इसकी सतह कैसी हो जाती है, खुरदरी दिखाई पड़ती हैं। एक तो होता है ना ऐसे जो है, एक तो बिल्कुल स्मूथ है, एकदम ऐसे चिकनी, लेकिन उसके ऊपर ऐसे ऐसे जो है क्या उपस्थित हो जाते हैं, राइबोसोम उपस्थित होने के कारण इसकी सतह खुरदरी हो जाती है। क्लियर? तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको खुरदरी अंतर्ध्रुवीय जालिका कहा जाता है। यह केंद्रक झिल्ली से जुड़ी रहती हैं। हम जानते हैं कि हर प्रकार के प्रोटीन निर्माण की सूचनाएं केंद्रक में डीएनए में होती हैं। तो जो भी प्रोटीन निर्माण होता है कोशिका के अंदर, उसकी सूचनाएं कहाँ होती हैं? केंद्रक में, डीएनए में होती हैं। ये हमने पढ़ा था, केंद्रक का जो है ये फंक्शन हमने कार्य पढ़ा था कि वो प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है, क्योंकि उसके अंदर केंद्रक में जो है जो डीएनए होता है उससे इससे क्या बनता है, उससे ही जो है सूचना मिलती है प्रोटीन निर्माण की। जब भी कोशिका में किसी भी प्रकार के प्रोटीन की ज़रूरत होती है तो यह सूचना आरएनए के रूप में केंद्रक से बाहर आती है और राइबोसोम इन सूचनाओं के आधार पर प्रोटीन बनाता है। बच्चों, राइबोसोम का जो काम होता है वो होता है प्रोटीन का निर्माण करना। अब केंद्रक के अंदर सूचनाएं जो है, केंद्रक से सूचनाएं भेजी जाती हैं, क्योंकि केंद्रक क्या है, केंद्रक कोशिका का मस्तिष्क है, इससे सूचनाएं भेजी जाएंगी। ठीक है? और ये सूचनाएं आरएनए के रूप में भेजी जाती हैं, और सूचना मिलने के बाद जो राइबोसोम है इन सूचनाओं के आधार पर किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। और ये प्रोटीन आरईआर के द्वारा कोशिका के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाए जाते हैं। और ये प्रोटीन जो है रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है इसके द्वारा फिर ये जो है बाकी जो हिस्से हैं कोशिका के, जहाँ पर भी प्रोटीन की ज़रूरत है वहाँ पर ये भेज देते हैं। नेक्स्ट देखिए, चिकनी अंतर्ध्रुवीय जालिका या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम नहीं होते। तो दोनों में मेन अंतर यही हो गया, स्मूथ में राइबोसोम नहीं होते, रफ में राइबोसोम होते हैं, इसलिए यह चिकनी दिखाई पड़ती है।
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के कार्यों में सहायक वसा लिपिड पदार्थ के अणुओं के बनाने में सहायता करती है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका विभाजन के समय कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं, ठीक है, जो अंतद्रव्य जालिका द्वारा ही संभव है। इस प्रक्रिया को हम झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि जो प्रोटीन और वसा है कोशिका विभाजन के समय जो है क्या करते हैं, वो कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं। कोशिका के ऊपर जो झिल्ली है उसको बनाने में जो सहायता करते हैं। क्लियर? इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, अंतद्रव्य जालिका द्वारा ही ये कार्य होता है। और ये जो प्रक्रिया है झिल्ली बनाने की, इसको झिल्ली जीवात जनन, जनन का मतलब होता है ना पैदा करना एक तरह से, तो झिल्ली जीवात जनन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका में कई तरह के जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को होने के लिए भी सतह प्रदान करता है। तो इसके कारण जो कोशिका है उसके अंदर रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। कशेरुकी कौन होते हैं, रीढ़ की हड्डी वाले जो जीव होते हैं। जीवों की यकृत कोशिकाओं को कई जहरीले पदार्थों से मुक्त करने में SER की मुख्य भूमिका है। तो बेटा यकृत कोशिकाएं जिनके अंदर जहरीले पदार्थ जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, तो उनसे मुक्त करने में ये मेन मुख्य भूमिका निभाती है। कौन? जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी चिकनी अंतद्रव्य जालिकाएं। अंतद्रव्य जालिका कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों और केंद्रक के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका में जालिका तंत्र का निर्माण करता है। तो हमने देखा केंद्र के चारों तरफ ये बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए ये जो कोशिका द्रव्य है और जो केंद्रक है, क्लियर, तो उनके बीच में जो है क्या है, पदार्थों के परिवहन के लिए भी ये एक नली का कार्य करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे आपको 4 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं जो बहुत ही आसान हैं, तो ये बेटा करते हैं इनके आंसर। पहला जो प्रश्न है वो है अंतद्रव्य जालिका के 2 प्रकारों के नाम और उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जो है पहली अंतद्रव्य जालिका है खुरदरी अंतद्रव्य जालिका, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी है चिकनी अंतद्रव्य जालिका, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ से आप अंतर लिखेंगे, इस तरह से लाइन डाल के एक तरफ आप खुरदरी अंतद्रव्य जालिका लिख लीजिए और एक तरफ चिकनी लिख लीजिए, ठीक है, RER या SER। फर्स्ट जो अंतर है वो है RER की झिल्ली पर छोटे छोटे कण लगे होते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं होते, इसलिए यह चिकनी दिखाई पड़ती है। दूसरा जो अंतर लिखेंगे, दूसरा अंतर है ये प्रोटीन निर्माण में सहायक है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम होते हैं, तो इसीलिए ये किस में सहायक है बच्चों, ये इससे प्रोटीन निर्माण में ये सहायक है। जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वह वसा और लिपिड के अणुओं के बनाने में सहायता करती है। नेक्स्ट देखिए, सो बच्चों यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो RER है उससे क्या बनता है, उससे प्रोटीन बनेगा, और SER जो है वो वसा और लिपिड बनाने में सहायता करेगी। नेक्स्ट है राइबोसोम का कोई एक कार्य लिखिए। तो राइबोसोम का एक कार्य ये प्रोटीन निर्माण में सहायक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, झिल्ली जीवात जनन किसे कहते हैं। तो झिल्ली जीवात जनन कुछ प्रोटीन और वसा कोशिका विभाजन के समय कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं। क्लियर? और प्रोटीन और वसा जो कोशिका विभाजन के समय कोशिका झिल्ली बनाते हैं, जो अंतद्रव्य जालिका द्वारा ही संभव है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, झिल्ली बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, RER की सतह खुरदरी क्यों दिखाई पड़ती है। तो RER की झिल्ली पर छोटे छोटे कण लगे होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें राइबोसोम कहा जाता है, और जिसके कारण ये खुरदरी दिखाई पड़ती है। तो यहाँ से आप अपने आंसर जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।